गुड बॉय। चलो ये बात मेरे मुंह पर फिर से कहकर दिखाओ, मैं तुम्हें कैसी दिखती हूँ। मैंने प्रेसिडेंट लिन के हाथ में मौजूद स्क्रीन को घूर कर देखा। जो मैसेज मेरी माँ के फोन पर होने चाहिए थे वे न जाने कैसे इस हाई स्कूल सीईओ के फोन पर दिखाई दे रहे थे। लिंक कारू ने अगला वॉइस मैसेज सबके सामने प्ले कर दिया। माँ, अगर काम पर वह बूढ़ी चुड़ैल वाकई किसी मर्द को ढूंढ लेती है तो मैं कसम खाता हूँ कि सीधा उसके घर जाऊंगा और 3 महीने के लिए उसका पर्सनल नौकर बन जाऊंगा। मैं उसके पैर धोऊंगा, उसकी कमर की मसाज करूंगा और कभी पलटकर जवाब नहीं दूंगा। जैसे ही मैंने वह सुना मेरी पीठ से ठंडा पसीना छूटने लगा। थत्त तेरी की, क्या ये वही मैसेज नहीं था जो मैंने अभी अभी अपनी माँ को भेजा था? अरे प्रेसिडेंट लिन, अगर मैं कहूं कि यह सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी थी तो क्या आप मेरा यकीन करेंगी? प्रेसिडेंट लिन धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। डायरेक्टर जू, जब तुम मेरी सेवा करने के लिए इतने उतावले हो तो अगर मैं तुम्हें यह मौका न दूं तो क्या मैं बेदर्द नहीं कहलाऊंगी? मेरा नाम जुयान है। मैं कंपनी में एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ। ठीक 1 महीने पहले इस हाई स्कूल सीईओ लीनेरू ने मुझे ऐसे डांटा और लताड़ा था जैसे मैं कोई कचरा हूँ। कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छाया हुआ था। मेरी प्रेजेंटेशन आखिरी स्लाइड पर रुकी हुई थी। उस पर लिखा था, आपकी फीडबैक का इंतजार है। वे शब्द अब एक मजाक लग रहे थे। डायरेक्टर जू, क्या यही वो प्लान है जिसके बारे में तुमने दावा किया था कि यह ब्लॉकबस्टर बनेगा और साल के दूसरे हिस्से में मार्केट को हिलाकर रख देगा? उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन वह मेरे चेहरे पर कोड़े की तरह पड़ी। और क्या हो सकता था? क्या रात भर जाकर मैंने जो तैयार किया था वह सिर्फ रद्दी कागज था? मेरा दिल गुस्से से चीख रहा था, लेकिन मैं सिर्फ इज्जत से जवाब ही दे सका। प्रेसिडेंट लिन, हमने गहराई से मार्केट रिसर्च और डाटा एनालिसिस किया है। गहराई से, तुम्हारे डाटा सोर्स साफ नहीं है, तुम्हारे कस्टमर प्रोफाइल अजीब हैं और एग्जीक्यूशन बजट पूरी तरह से ख्याली पुलाव है। उन्होंने प्रपोजल उठाया और फिर उसे मेज पर ऐसे फेंक दिया जैसे वह कोई गंदी चीज हो। तुम इसे गहराई से काम करना कहते हो, मैं इसे बेवकूफी और नाकामी कहती हूँ। प्रेसिडेंट लिन सही कह रही है, हम इसे तुरंत सुधारेंगे। मुझे आधी रात से पहले नया प्रपोजल चाहिए। अगर तुम डिलीवर नहीं कर सकते तो तुम और तुम्हारी टीम बाहर का रास्ता देख सकते हैं। अपने डेस्क पर वापस आकर मुझे लिंगेरू से एक ईमेल मिला। सब्जेक्ट लाइन में लिखा था, नई प्रपोजल रिक्वायरमेंट्स। उसमें सिर्फ एक सेंटेंस था, मुझे सिर्फ रिजल्ट्स चाहिए। मैं इतना गुस्से में था कि अपना माउस तोड़ने ही वाला था। रात 11 बजे मैं अपने टूटे हुए शरीर को घसीटते हुए घर पहुंचा। मैंने कुछ नहीं किया, बस सोफे पर गिर पड़ा और किसी के सामने अपना दर्द बांटना चाहता था। मैंने अपना फोन निकाला और अनजाने में ही वीचैट पर माँ के साथ अपनी चैट खोली। फिर मैं हैरान रह गया। माँ की प्रोफाइल पिक्चर उनके गारफील्ड कैट से बदलकर एक चमकता हुआ सुनहरा सफेद कमल बन गई थी, जो काफी अजीब लग रहा था। कितना घटिया टेस्ट है। जैसे ही मैं उसका मजाक उड़ाने वाला था, मेरी स्क्रीन के टॉप पर एक कॉर्पोरेट वी चैट चैट का नोटिफिकेशन आया। आपकी सहकर्मी लिंक कारू ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदल ली है। मैंने बेवकूफ़ी में उस पर टैप कर दिया। स्क्रीन पर वही सेम गोल्डन लोटस वाली प्रोफाइल पिक्चर दिखाई दी। मेरा दिमाग घूम गया और पूरी तरह से क्रैश हो गया। लेकिन थकान और गुस्से ने बाकी सब चीज़ों को दबा दिया। किससे फर्क पड़ता है कि वह कौन सी प्रोफाइल पिक्चर इस्तेमाल करती है? आज मैं किसी न किसी पर अपना गुस्सा निकालने वाला था। मैं वापस वी चैट पर गया और माँ की लोटस वाली पिक्चर पर अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। माँ, मेरी कंपनी की वह बूढ़ी चुड़ैल मुझे पागल कर रही है। जवाब लगभग तुरंत आया। गुड बॉय, क्या हुआ? अपनी माँ को सब बताओ। वह जाना पहचाना प्यार, वह जानी पहचानी राहत। मेरे सब्र का बांध तुरंत टूट गया। दिन भर का सारा दबा हुआ दर्द ऐसे बाहर निकला जैसे टूटे हुए बांध से पानी बहता है। उसे मुझसे इस तरह बात करने का क्या हक है? मेरे प्रपोजल में क्या खराबी थी? वो मुझे टारगेट कर रही है। वो एक बिना इमोशंस वाली काम की मशीन है। उसका दिल एक यूएसबी पोर्ट जैसा है जो सिर्फ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भेजने के लिए बना है। आज उसने जो ब्लैक ड्रेस पहनी थी उसके साथ उस उदास चेहरे में ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने एक्स हस्बैंड के जनाजे में जा रही हो। हम्म मैं जितना बोलता गया उतना ही गुस्सा बढ़ता गया। मैंने लिंक कारू की ऊपर से लेकर नीचे तक धज्जियां उड़ा दी। वह आखिरी मैसेज भेजने के बाद मुझे पूरी तरह से सुकून महसूस हुआ। काफी देर बाद आखिरकार एक जवाब आया। उसका टेस्ट सच में बहुत अच्छा नहीं है। मैंने पलकें झपकाईं। माँ कब से इतनी तमीज से बात करने लगी? फिर एक और मैसेज आया। तो क्या तुम जॉब छोड़ना चाहते हो? हाँ, मैं कल ही इस्तीफा दे दूंगा। ये बेकार जगह, जिसको चलानी है चलाए। दूसरी तरफ से और भी देर तक सन्नाटा रहा। जब मुझे लगा कि माँ सो गई होंगी तब मेरा फोन बजा। जल्दबाजी मत करो बेटा, कल माँ तुम्हें सिखाएगी कि उससे कैसे निपटना है। अगले दिन आंखों के नीचे काले घेरे लिए मैं एक अधूरा प्रपोजल और फांसी के फंदे की तरफ बढ़ते हुए इंसान का दिल लेकर काम पर गया। जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुला, वहां लिंक कारू खड़ी थी। मैंने उसे न देखने का नाटक किया और खुद को छुपाने के लिए कोने में छिप गया। मेरा फोन बजा। माँ का मैसेज था, स्ट्रैटेजी 1, उसकी पसंद के हिसाब से चलो। शहर के साउथ में जामन जाओ और एक हैंड ड्रिप योगर्ट लाओ, बिना शुगर बिना मिल्क। माँ को लिंक कारू की कॉफी प्रेफरेंसेस कैसे पता चली, और वह भी इतनी सटीक? मैंने जवाब दिया, आपकी पहचान तो कमाल की है, आप ऐसी बात भी पता लगा सकती हैं। उससे निपटने के लिए तुम्हें उसे उससे भी बेहतर समझना होगा जितना वह खुद को समझती है।
ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैं तुरंत ऑफिस से चुपचाप निकल गया। मैंने शहर के साउथ साइड के लिए एक कैब ली, आधे घंटे तक लाइन में खड़ा रहा और आखिरकार वो मशहूर कॉफ़ी खरीद ली। ऑफिस वापस आकर मैंने एक गहरी सांस ली और लिंकारू के ऑफिस का दरवाज़ा खोला। वह बिना ऊपर देखे कुछ डॉक्यूमेंट्स पर झुकी हुई थी। प्रपोजल कहाँ है प्रेसिडेंट लिन? मैंने देखा कि आपने कल रात भी देर तक काम किया, आपने बहुत मेहनत की है, ये आपको तरोताज़ा रखेगा। अपना कूल और प्रोफेशनल अंदाज बनाए रखने के लिए मैंने कॉफ़ी नीचे रखी और जाने के लिए मुड़ गया। मेरे पीछे से एक हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई पन्ना पलटा जा रहा हो। मैं रुका, लेकिन पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई। अपने डेस्क पर वापस आकर मैंने 10 मिनट फिर 20 मिनट तक घबराहट में इंतजार किया। कोई ईमेल नहीं, कोई कॉल नहीं, मुझे बाहर निकालने का कोई नोटिस नहीं। क्या ये सच में काम कर गया था? उस शाम मैंने माँ को आज हुई हर बात की पूरी रिपोर्ट दी। माँ, आप बहुत कमाल की हैं। उस बूढ़ी चुड़ैल ने आज दिन भर मुझे परेशान नहीं किया। मैं आगे भी शिकायत करने ही वाला था, लेकिन आज उसने हमें एक और बेवकूफ़ी भरा काम दे दिया। वह चाहती है कि हम एक हफ्ते के अंदर अपने कॉम्पिटिटर्स का पूरा डाटा एनालिसिस पूरा करें। क्या वो मुझे सुपरमैन समझती है? माँ ने तुरंत जवाब दिया, स्ट्रैटेजी 2, अपनी कमजोरी दिखाओ, सीधे उसके पास जाओ, उससे कहो कि तुम इस काम के काबिल नहीं हो, असाइनमेंट बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम उसकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अपनी जान लगाने को तैयार हो। उससे पूछो कि इसे पूरा करने के लिए तुम्हें क्या सपोर्ट चाहिए। मैं अपने फोन की स्क्रीन को पूरी तरह से उलझन में घूरता रहा। उसके पास जाकर यह मानना कि मैं नाकाम हूँ, क्या ये खुद अपनी मौत को दावत देना नहीं था? मेरी बनाई हुई इमेज का क्या होता? माँ, ये काम नहीं कर सकता है ना? उसे लगेगा कि मैं उससे मोलभाव करने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे सच में, मुझ पर भरोसा रखो। उसके जैसे लोग बहानेबाजी से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, लेकिन वे उन लोगों की इज्जत करते हैं जो किसी गोल को पूरा करने में अपनी परेशानियों को लेकर ईमानदार होते हैं। मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं था, लेकिन माँ के लिए मेरी इज्जत बढ़ गई। मैंने अपने दांत भींचे और एक बार फिर लिन कारू के ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। उसने धीरे से ऊपर देखा, उसने त्योरियां चढ़ाई। क्या बात है? मैंने खुद को संभाला और फिर बहुत हिम्मत जुटाकर बोला, प्रेसिडेंट लिन, आपने आज जो कॉम्पिटिटर एनालिसिस दिया था उसके बारे में हमारी टीम के मौजूदा स्टाफ और रिसोर्सेज के साथ इसे एक हफ्ते के अंदर खत्म करना मुश्किल होगा। लिंगेरू के माथे पर तुरंत बल पड़ गए। मेरा दिल घबरा गया। मैंने माँ के सिखाए शब्दों को तुरंत आगे बढ़ाया, लेकिन मैं ईमानदारी से आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता हूँ। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको वादा दूं कि मैं इसे एक हफ्ते में पूरा कर दूंगा, तो क्या आप कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट दे सकती हैं? मिसाल के तौर पर डाटा से 2 एनालिस्ट को अस्थायी रूप से असाइन करना और टॉप लेवल बैकएंड एक्सेस देना। मैंने यह सब एक ही सांस में कह दिया और घबराहट में तूफान आने का इंतजार करते हुए उसे देखने लगा। लिंगेरू ने पूरे 1 मिनट तक मुझे चुपचाप घूरा। जैसे ही मेरा दम घुटने ही वाला था, वह बोली, ठीक है। मैं हैरान रह गया। डाटा स्टाफ कल तुम्हारी डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगा, मुझे आज रात एक्सेस रिक्वेस्ट भेज देना। मैं खुशी के मारे लगभग उड़ते हुए उसके ऑफिस से बाहर निकला। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने एक्साइटमेंट में माँ को मैसेज किया, माँ, आप जीनियस हैं। वह सच में मान गई। हाँ, क्या आपने हमारी कंपनी में कोई जासूस रखा है? खुद को जानो और अपने दुश्मन को जानो और तुम कभी नहीं हारोगे। सामने से एक शांत मैसेज आया जिसमें पूरा कॉन्फिडेंस था। अगले कुछ दिनों में माँ की अजीब स्ट्रैटेजीज की बदौलत मेरे करियर में एक बड़ा बदलाव आया। स्ट्रैटेजी 3, एलिवेटर में चुपचाप काम करने दो। कैजुअल अंदाज में उसके ईयररिंग्स की तारीफ करो और कहो कि उनकी डिजाइन यूनिक है। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। लिंग कारू ने तब कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, लेकिन मैंने ध्यान दिया कि उसने अगले दिन फिर से वही ईयररिंग्स पहने थे। स्ट्रैटेजी 4, मुश्किल वक्त में मदद करना नॉर्मल मदद से कहीं बेहतर होता है। इससे पहले कि वह अपना आपा खो दे, वह अपनी नाक के हिस्से को दबाती है। अगली बार जब तुम इसे देखो तो उसे गर्म पानी और पेट की दवाई देना। मैंने खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर किया। लिंग कारू ने मेरी दी हुई पेट की दवाई को देखा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस अजीब थे, लेकिन उसने उसे स्वीकार कर लिया। उस दिन की मीटिंग में उसने एक बार भी अपना आपा नहीं खोया। मेरा मन माँ के आगे झुक जाने का कर रहा था। वह कोई मामूली माँ नहीं थी, वह तो ऑफिस की वर्कप्लेस सेंट थी। मेरा प्रोजेक्ट हर दिन और आसानी से आगे बढ़ने लगा। मेरे प्रति लिंग कारू का रवैया भी साफ तौर पर नरम हो गया। मुझे तो यहाँ तक लगने लगा कि वह बूढ़ी चुड़ैल उतनी भी बुरी नहीं थी। मैं माँ का सच्चा भक्त बन गया। हम और भी अक्सर बातें करने लगे। बिना महसूस किए मैंने उनके साथ अपनी जिंदगी की बातें शेयर करना शुरू कर दिया। माँ, नीचे वाली आवारा बिल्ली ने आज 5 बच्चों को जन्म दिया है। वे बहुत क्यूट हैं। सफाई का ध्यान रखो, उन्हें लापरवाही से मत छुओ। मैं जो बेवकूफ़ी भरा शो देख रहा हूँ वो बहुत फनी है। मेल लीड मेरी तरह ही बेवकूफ़ है। तुम जो चीज़ें देखते हो वे दिमाग से खाली हैं। उनके जवाब हमेशा छोटे होते थे, बिल्कुल एक बॉस की टोन में फैसला सुनाते हुए। लेकिन मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मुझे सच में ये काफी कूल लगा। उस दिन प्रोजेक्ट अपने सबसे मुश्किल मोड पर पहुंच गया। मेरी टीम और मैंने लगातार कई रातें जाकर बिताई। हम हर दिन ऑफिस में 16 घंटे से ज्यादा बिताते थे। हम तीनों टाइम बाहर के खाने पर जिंदा थे। इतना ज्यादा बैठने की वजह से मेरी कमर और पीठ में दर्द होने लगा।
फिर एक बेहद शर्मनाक परेशानी आ खड़ी हुई। मेरी पाइल्स की बीमारी अचानक बढ़ गई और वह भी पूरी ताकत के साथ। न बैठ पाने और न खड़े हो पाने की वह तकलीफ, जैसे सुइयों पर बैठे हों, मानो मेरे पिछले हिस्से पर बिजली गिर गई हो। जिसने यह दर्द सहा है वही इसे समझ सकता है। दर्द ने मुझे ठंडे पसीने में भिगो दिया। अपने उस कूल अंदाज को बनाए रखना भी नामुमकिन होता जा रहा था। जब मैं आधी रात को घर पहुंचा तो मैं दर्द से बिस्तर में तड़प रहा था, सो भी नहीं पा रहा था। अपनी बेबसी में मैंने अपना फोन फिर से उठाया और प्रोफाइल पिक्चर पर टैप किया। मैंने एक मैसेज भेजा। मेरी आवाज दर्द से लगभग रोने जैसी हो गई थी। माँ, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मेरा पिछला हिस्सा ऐसा लग रहा था जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। मैं ना बैठ पा रहा था और ना ही खड़ा हो पा रहा था। उसे भेजने के बाद मुझे बहुत शर्मिंदगी और बेबसी महसूस हुई। दूसरी तरफ लिंकारू ने अभी अभी एक इंटरनेशनल वीडियो कॉन्फ्रेंस खत्म की थी। उसने अपनी थकी हुई आंखों को मला, तभी उसके फोन की स्क्रीन जल उठी। उसने वह मैसेज देखा। जो एक घूंट पानी उसने अभी अभी मुंह में लिया था, वह सामने रखे लैपटॉप पर पूरी तरह से स्प्रे हो गया। वह पूरे 3 मिनट तक चुपचाप उन शब्दों को घूरती रही। स्क्रीन पर बेबसी और तकलीफ का वह दर्द जैसे साफ दिखाई दे रहा था। उसने रिप्लाई टाइप किया, माइंग गोंग पाइल्स ऑइंटमेंट लगा लो, ज्यादा पानी पियो और थोड़ा आराम करो। जैसे ही मुझे उसका जवाब मिला, मैं दिल से भावुक हो गया। माँ सच में मेरी सबसे ज्यादा परवाह करती थी। उन्हें तो यह भी पता था कि कौन सी मेडिसिन लगानी है। ओके माँ, आई लव यू। अगले दिन काम पर मेरी हालत बहुत खराब थी। मेरा चलने का तरीका बेहद अजीब था। हर एक कदम बहुत सावधानी से रखना पड़ रहा था। मीटिंग के दौरान मैंने चुपके से वो कुशन अपनी चेयर पर रख लिया जो मैं घर से लाया था। मेरे सूट के साथ वो कार्टून बियर वाला डोनट कुशन बहुत ही बेतुका लग रहा था। लिंकारू मीटिंग चला रही थी। हमेशा की तरह वो बहुत सफाई से अपनी बात रख रही थी और टास्क असाइन कर रही थी। मैं वहां कांटों पर बैठा हुआ था और दर्द कम करने के लिए बार बार अपनी पोजीशन बदल रहा था। मुझे लगा कि लिंकारू की नजर कई बार चुपके से मेरी तरफ गई। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस नहीं बदले, लेकिन उसकी आंखें, मैं कैसे कहूं, बहुत अजीब थीं। मुझे खतरा महसूस हुआ। क्या उसे सब समझ आ गया था? नामुमकिन। मेरी एक्टिंग एकदम परफेक्ट थी। मैं बहुत तमीज से बैठा हुआ था। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, मैं सबसे पहले बाहर भागने वाला इंसान था। जैसे ही मैं अपने डेस्क पर पहुंचा, लिंकारू की सेक्रेटरी लिली वहां आई। उसके हाथ में एक कप गर्म हनी वाटर था। उसके दूसरे हाथ में एक ब्रांड न्यू प्रीमियम मेमोरी फोम डोनट कुशन था। डायरेक्टर जू, लिली ने अपने चेहरे को प्रोफेशनल बनाए रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी मुस्कान को मुश्किल से दबा पा रही थी। प्रेसिडेंट लिन ने कहा है, आप आजकल प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये आपके लिए है। उसने हनी वाटर और कुशन मेरे डेस्क पर रख दिया। प्रेसिडेंट लिन ने यह भी कहा, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए और काम के साथ आराम का बैलेंस बनाना चाहिए। मैं उस सॉफ्ट कुशन को पकड़े हुए पूरी तरह से हैरान रह गया। ऑफिस के दर्जनों लोगों की निगाहें एक साथ मेरी तरफ घूम गईं, जिनमें हंसी साफ दिखाई दे रही थी। मेरा दबदबे वाला सीईओ पर्सनालिटी उस एक पल में पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। वह बूढ़ी चुड़ैल अचानक इतनी क्यों बदल गई थी? उसने मुझे कुशन तक दे दिया। क्या माँ की स्ट्रैटेजी सच में काम कर गई थी? क्या मेरे छुपे हुए पर्सनल चार्म ने उसे पूरी तरह से इम्प्रेस कर दिया था? मैं गहरी सोच में डूब गया। क्या किसी बड़े काम की जिम्मेदारी मिलने पर ऐसा ही महसूस होता है? इससे पहले कि मैं अपनी ही सोच में बह जाता और यह सोचने लगता कि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के टॉप पर पहुंचने वाला हूं और किसी अमीर लड़की से शादी करने वाला हूं, नहीं, मेरा मतलब प्रेसिडेंट की पसंद बनने वाला हूं, तभी चुके से एक मुसीबत आ गई। कंपनी का सबसे खास प्रोजेक्ट सुपर गॉड प्लान अपने सबसे जरूरी डाटा इंटीग्रेशन फेज में पहुंच चुका था। इस प्रोजेक्ट के लिए मैं दूसरे डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जाओ रुई से कंपटीशन कर रहा था। झाओ रुई आस्तीन का सांप था, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी और पीठ में छुरा घोंपने में सबसे आगे। हाल ही में सब कुछ मेरे हिसाब से हो रहा था। झाओ रुई ने जाहिर तौर पर यह नोटिस कर लिया था और ये बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उस दोपहर मैंने कलेक्ट किए गए खास डाटा को एनक्रिप्ट किया और उसे इंटरनल सर्वर पर अपलोड कर दिया ताकि अगले दिन की मीटिंग के लिए सब तैयार रहे। उस रात मैंने प्रोजेक्ट की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए अपनी टीम को एक शानदार दावत दी। अगली सुबह जल्दी जैसे ही मैं काम पर पहुंचा, मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। हर कोई मुझे बहुत अजीब नजरों से देख रहा था। मेरा डिप्टी शियाओ झांग भागता हुआ आया। उसका चेहरा डर से पीला पड़ा हुआ था। यान, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। झाओ रुई ने हमसे पहले ही सीनियर मैनेजमेंट को सुपर गॉड प्लान रिपोर्ट कर दिया है। मेरा दिमाग सन्न रह गया और मैं तुरंत कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ भागा। तुम्हारा क्या मतलब है? उसके पास प्रपोजल कहाँ से आया? उसके प्रपोजल का मेन लॉजिक बिल्कुल हमारे फाइनल वर्जन जैसा ही था। उसने बस कुछ डिटेल्स हटा दी थी जिससे वे उसका खुद का बनाया हुआ एक सिंपल वर्जन लग रहा था। झाओ रुई प्रोजेक्ट के सामने खड़ा होकर कॉन्फिडेंस के साथ अपनी स्लाइड्स दिखा रहा था, लेकिन उस प्रेजेंटेशन का मेन स्ट्रक्चर वही था जो मैंने कई रातें जाकर बनाया था। वह मेरा काम था।
लिंग कारू नीचे बैठी थी, उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। बाकी एग्जीक्यूटिव आपस में फुसफुसा रहे थे और जब वे मेरी तरफ देख रहे थे तो उनकी आंखों में शक साफ दिख रहा था। जुयान, तुम आ गए, बहुत बढ़िया। मेरा प्रपोजल भी सुन लो, फिर हम तुलना कर लेंगे। मैं गुस्से से कांपने लगा। झाओ रुई, ये चोरी है। डायरेक्टर: जू, आप ऐसे झूठे आरोप नहीं लगा सकते। मेरी टीम ने कल रात जाकर इस प्रपोजल को पूरा किया है। इस बात की गवाही हर कोई दे सकता है। हाँ, लेकिन आपका प्रपोजल मेरे वाले जैसा क्यों दिख रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि आपने... उसने अपना सेंटेंस पूरा नहीं किया, लेकिन उसका मतलब साफ था। वह उल्टा आरोप मेरे ऊपर ही लगा रहा था। तभी लिंग कारू का फोन बजा। डाटा सिक्योरिटी कंपनी की सबसे पहली शर्त है। इंटरनल आईटी रिव्यू में पाया गया कि कल रात 10 बजे सर्वर पर एक अजीब एक्टिविटी दर्ज की गई थी। सुपरगॉड का खास डाटा पैकेज कॉपी किया गया था। आईपी एड्रेस कंपनी के नेटवर्क का ही था। जुयान, सिर्फ तुम्हारे पास उस डाटा पैकेज का टॉप लेवल एक्सेस है। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में जरा सी भी नमी नहीं थी। एक पल में हर आरोप मेरी तरफ घूम गया। या तो मैंने खुद अपने एक्सेस का इस्तेमाल करके डाटा चुराया और झाओ रुई को बेच दिया, या फिर मेरी बेवकूफी की वजह से डाटा लीक हो गया। दोनों ही सूरतों में मुझे तुरंत नौकरी से निकालने या मुझ पर केस करने के लिए यह काफी था। मेरे पास अपना बचाव करने का कोई रास्ता नहीं था। जांच पूरी होने तक मुझे काम से रोक दिया गया। मैं एकदम हका बका होकर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकला। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान टूट पड़ा हो। मैं सीढ़ियों के खाली हिस्से में छुप गया। पहली बार मुझे सच में बहुत डर और बेबसी महसूस हुई। मुझसे क्या गलती हुई थी? मैंने इतनी मेहनत की थी, ये सब क्यों हो रहा था? कांपते हाथों से मैंने अपना फोन निकाला और उस प्रोफाइल पिक्चर पर टैप किया। इस बार मुझ में टाइप करने की भी हिम्मत नहीं थी। मैंने एक वॉइस मैसेज भेजा। सब खत्म हो गया, मुझे फंसाया गया है। इस बार मैं सच में नौकरी से निकाला जाऊंगा। मैंने जो कुछ भी हुआ था वह सब कह डाला। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। आखिर में मैं इतनी जोर जोर से रोने लगा कि बोल भी नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ बहुत देर तक सन्नाटा रहा। इतनी देर की मुझे लगा कि माँ भी इस सिचुएशन से डर गई हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मुझे कैसे संभालें। जैसे ही मेरी सारी उम्मीदें टूट गईं, मेरा फोन बजा। घबराओ मत, शांत रहो, अभी तुरंत जाओ। सबसे पहले आईटी डिपार्टमेंट में जाओ और इंजीनियर वोंग को ढूंढो। उससे कहो कि तुम्हें शक है कि तुम्हारे कंप्यूटर में कोई वायरस है। उससे कहो कि वह डाटा रिकवरी करे और बिना इजाजत हुई एक्टिविटी के रिकॉर्ड्स देखे। मुझे याद है तुमने कहा था कि तुमने पहले उसके लिए ड्रिंक्स खरीदी थी। दूसरा, हंगामा मत खड़ा करो। कल रात 10 बजे के आसपास का अपने ऑफिस के कॉरिडोर और ब्रेक रूम का फुटेज निकालो। झाओ रुई अपने लिए बैकअप प्लान रखना पसंद करता है, लेकिन वह जरूरत से ज्यादा चालाक बनने की कोशिश करता है। तीसरा, झाओ रुई के हाल ही में भेजे गए ईमेल रिकॉर्ड्स चेक करो, खासकर वे ईमेल जो दूसरी कंपनियों को भेजे गए हों। सुपर गॉड डाटा पैकेज को कीवर्ड की तरह इस्तेमाल करो। ये हिदायतें एक रिटायर्ड औरत के हिसाब से बहुत ज्यादा प्रोफेशनल थीं, जो घर पर फूल उगाने में अपना दिन बिताती थी। लेकिन मेरे पास सवाल पूछने का टाइम नहीं था। और सच में इंजीनियर वोंग को मेरे कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पर छुपाया गया एक वायरस मिला। उसने ये भी पता लगा लिया कि इसे कब इंस्टॉल किया गया था। सीसीटीवी फुटेज में झाओ रुई ब्रेक रूम में शक के दायरे में फोन पर बात करता दिख रहा था। ये ठीक उसी समय का था जब डाटा कॉपी किया गया था। सबसे बड़ा सबूत ईमेल सिस्टम से मिला। माँ के बताए तरीके से मुझे सर्वर के रिकॉर्ड्स में झाओ रुई द्वारा एक बाहरी कंपनी को भेजे गए एन्क्रिप्टेड ईमेल का रिकॉर्ड मिल गया। मैं ईमेल का मैसेज तो नहीं देख सकता था, लेकिन भेजने का टाइम और पाने वाले का नाम ही पूरा सबूत बनने के लिए काफी था। उस सबूत को थामे हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। अगले दिन कंपनी के सभी कर्मचारियों की मीटिंग थी, जहां फैसला सुनाया जाने वाला था। मैं आखिरी पल में बाजी पलटने वाला था। कल देखना, आपका बेटा उन्हें दिखाएगा कि वह किस मिट्टी का बना है। दूसरी तरफ लिंग कारू ने अपने फोन पर वे शब्द देखे, फिर अपने कंप्यूटर पर देखा जिस पर अभी अभी टेक्निकल डायरेक्टर द्वारा भेजे गए रिकॉर्ड्स और जांच रिपोर्ट आई थी। उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं। उसने वापस वीचैट खोला। जाओ और उन्हें दिखा दो कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है जिससे कोई भी उलझ जाए। अगले दिन सभी कर्मचारियों की मीटिंग में हर सीनियर अधिकारी मौजूद था और नीचे की सीटें कर्मचारियों से भरी हुई थीं। ये अब सिर्फ चोरी का मामला नहीं था, ये कंपनी की डाटा सिक्योरिटी से जुड़ा एक बड़ा मामला था। बेशक ये प्रपोजल इतनी जल्दी तैयार हो गया, जिसका थोड़ा श्रेय डायरेक्टर की टीम की पुरानी रिसर्च को भी जाता है। झाओ रुई बहुत घमंड में था। उसे लगा कि मेरा खेल खत्म हो चुका है। हाल ही में उनका प्रपोजल पास नहीं हो पाया, फिर भी उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उसने स्टेज से मुंह पर तंज कसे। कुछ सहकर्मी जो सच नहीं जानते थे, उन्होंने आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया था। आखिरकार मेरी बारी आई। सबकी निगाहें मुझ पर टिक गईं। मैं स्टेज पर गया। मैंने कोई स्लाइड नहीं खोली। मैंने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाई। इससे पहले कि मैं अपनी गलतियों से सीखी बातें बताऊं, मैं चाहूंगा कि सब लोग पहले कुछ देखें। ये वे रिकॉर्ड्स हैं जो आईटी डिपार्टमेंट ने मेरे कंप्यूटर से निकाले हैं। 3 दिन पहले मेरे कंप्यूटर में एक वायरस डाला गया था। मेरी जानकारी के बिना ये दूर बैठे ही फाइलों को कॉपी कर सकता था। कमरे में हंगामा मच गया। झाओ रुई का चेहरा बदल गया। मैं रुका नहीं, मैंने दूसरी फाइल खोली।
ये उस रात 10:08 बजे ब्रेक रूम का सीसीटीवी फुटेज है डायरेक्टर झाओ। इतनी देर रात आप किससे इतनी खुशी से बात कर रहे थे? वीडियो में झाओ रुई की चालाकी सबको साफ दिखने लगी। झाओ रुई के माथे पर पसीना आने लगा। इससे क्या साबित होता है? मैं बस अपना पर्सनल काम कर रहा था। क्या सच में? मैं मुस्कुराया और आखिरी सबूत खोला। ये एक एन्क्रिप्टेड ईमेल का रिकॉर्ड था। तो आपका पर्सनल काम सुपर गॉड डाटा नाम की फाइल को उस कंपनी में भेजना था जहां आपका दोस्त काम करता है, जो इत्तेफाक से हमारी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर कंपनी है। सबूत पक्के थे। मामला पूरी तरह से साफ था। झाओ रुई का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। सच सामने आ चुका था। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर लोगों की फुसफुसाहट शुरू हो गई। मैं स्टेज पर खड़े होकर झाओ रुई के उड़े हुए चेहरे को देख रहा था। मेरे सीने का भारीपन आखिरकार खत्म हो गया था। तभी कंपनी के एक वाइस प्रेसिडेंट बात को संभालने के लिए आगे आए। झाओ रुई से बस एक बेवकूफ़ी भरी गलती हो गई। वह सालों से कंपनी के साथ है, क्यों ना हम वह मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही मेरी सांसें अटकी, लिंग कारू अपनी जगह से खड़ी हो गई। वह अब तक चुपचाप बैठी थी, लेकिन जिस पल वह बोली, सबका ध्यान उसी पर चला गया। ये कंपनी चोरों को पनाह नहीं देती। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द में वजन था। उसने मेरी तरफ देखा और आगे कहा, और न ही हम मेहनत करने वाले लोगों के साथ गलत होने देंगे। झाओ रुई को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया और लीगल टीम के हवाले कर दिया गया। मीटिंग खत्म हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई जंग जीत ली हो। मेरे सहकर्मियों की तरस भरी निगाहें अब तारीफ में बदल चुकी थीं। मैं स्टेज से नीचे उतरा, तभी लिंग कारू मेरे पास से गुजरी। वह रुकी। शाबाश। पहली बार उसकी आंखों में बिना छुपाए तारीफ दिख रही थी। मेरे दिल में पटाखे से फूटने लगे। उस रात जब मैं घर पहुंचा तो सबसे पहले मैंने माँ के साथ ये खुशखबरी शेयर की। मैंने मिर्च मसाला लगाकर आज की मीटिंग के बारे में उन्हें बताया। माँ, आज आपको लिंग कारू को देखना चाहिए था। वो बहुत कूल लग रही थी। ये कंपनी चोरों को पनाह नहीं देती। वो बिल्कुल बिंदास लग रही थी। देखा, वो उतनी भी कठोर दिल की नहीं है। मैंने वो मैसेज देखा और मेरे अंदर एक अजीब सी फीलिंग आई। शायद लिंग कारू उतनी भी बुरी नहीं थी। शायद वह थोड़ी कूल भी थी। नहीं, ऐसा नामुमकिन था। खुद को संभालो। मैंने जल्दी से अपना सिर हिलाया और उस डरावने ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दिया। वो एक दुष्ट बूढ़ी चुड़ैल थी। प्रोजेक्ट बहुत सफल रहा। कंपनी ने एक शानदार जश्न मनाने का फैसला किया। प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा हकदार होने के नाते जाहिर तौर पर मैं सबका ध्यान खींच रहा था। अपने ध्यान से चुने हुए सूट में हाथ में वाइन का ग्लास लिए मैं भीड़ के बीच घूम रहा था और अपने सहकर्मियों की तारीफों का आनंद ले रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मैं काम की जगह का राजा हूँ। जिंदगी अपने शिखर पर पहुंच चुकी थी। बैंक्वेट हॉल लाइटों से जगमगा रहा था। हर तरफ ग्लास टकरा रहे थे। लिंग कारू सीईओ के तौर पर शामिल हुई थी। उसने अपने रोज वाले बिजनेस सूट की जगह डार्क ब्लू मखमली गाउन पहना हुआ था। उसके लंबे बाल ऊपर बंधे हुए थे, जिससे वह अपने रोज के बर्फीले मिजाज से बिल्कुल अलग लग रही थी। हाथ में ग्लास लिए मैं हिचकिचा रहा था कि उसके पास जाऊं या नहीं। तभी लिंग कारू खुद मेरे पास आई। डायरेक्टर जू, तुमने इस प्रोजेक्ट पर बहुत अच्छा काम किया। ये सब आपकी बेहतरीन लीडरशिप का नतीजा है मिस लिन। मैं तारीफ से फूला नहीं समाया और जल्दी से अपना ग्लास उठाया। मैंने शांत रहने का नाटक किया, हालांकि अंदर से मैं खुशी के मारे उछल रहा था। हमने हल्के से ग्लास टकराए। उसने एक छोटी सी घूंट ली। मैंने सुना है तुम्हें बेवकूफ़ी भरे कॉमेडी ड्रामा बहुत पसंद है। मेरे मुंह से वाइन लगभग बाहर निकलने ही वाली थी। अरे नहीं, मुझे नहीं पसंद। मैं आमतौर पर बिजनेस न्यूज़ देखता हूँ। मैंने जिद में मना कर दिया। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने आगे कुछ नहीं कहा और मुड़कर जाने लगी। उसे जाते हुए देखकर मेरी रीढ़ में झुनझुनी सी दौड़ गई। तभी मेरा फोन बजा। मैंने उसे निकाला और देखा कि मेरी असली माँ का फोन था। हेलो माँ, बेटा मैं तुम्हारे शहर में हूँ। मैं कल ऑफिस में तुमसे मिलने आऊंगी और तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी। क्या माँ, आप अचानक यहाँ क्यों आ गई? आपने मुझे पहले से बताया भी नहीं। ओह, अगर बता देती तो सरप्राइज कैसे रहता। तय रहा, कल मिलते हैं। उन्होंने फोन काट दिया। मैं वाइन का ग्लास लिए वहीं खड़ा रहा। मेरा दिमाग उलझ गया। मेरी माँ ऑफिस आ रही थी। मैं क्या करने वाला था? आदत के मुताबिक मैंने अपना फोन निकाला और उस जानी पहचानी लोटस प्रोफाइल पिक्चर पर टैप किया। माँ, आप कल मेरे ऑफिस आ रही हैं। ये बहुत अचानक है। पार्टी के दूसरे कोने में लिंग कारू लोगों से मिल रही थी। जब उसे अपना फोन वाइब्रेट होता महसूस हुआ तो उसने चुपके से मैसेज देखा, फिर दूर खड़े मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। उसने जवाब दिया, ओह ऐसा है क्या? तो मुझे अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए। मैंने उसका रिप्लाई पढ़ा, ज्यादा सोचे बिना, ये मानते हुए कि माँ मजाक कर रही हैं। फिर मुझे लिंग कारू की पहले वाली मुस्कान याद आई। खुद को रोक ना पाते हुए मैंने माँ को फिर मैसेज किया, वैसे माँ, जो बात आपने मुझे पिछली बार सिखाई थी, आंखों से ये दिखाना कि आप किसी की मेहनत की कद्र करते हैं, मुझे लगता है मैंने आज लिंग कारू पर इसका इस्तेमाल किया। उसे ये पसंद आया। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं उस औरत को पटाने की अपनी स्ट्रैटेजी की रिपोर्ट सीधे उसी औरत को दे रहा था। तभी एक और वीचैट मैसेज आया। ये मेरी असली माँ का था। बेटा, मैंने अपनी वीचैट प्रोफाइल पिक्चर बदल ली है। मेरी बिल्ली को देखो, क्या ये क्यूट है? वो लॉर्ड्स वाली पिक्चर बहुत पुरानी स्टाइल की थी। एनी जांग और बाकी सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैंने शराब पी रखी थी, इसलिए मेरा दिमाग थोड़ा सुस्त था।
मैंने अपनी माँ की चैट विंडो खोली। सच में उनकी प्रोफाइल पिक्चर अब उनकी क्यूट बिल्ली फुकोई की थी। मैंने कैजुअली रिप्लाई किया, क्यूट है। फिर मैंने ऐप बंद कर दी। मेरे दिमाग में ये बात कभी आई ही नहीं कि लॉर्ड्स वाली प्रोफाइल पिक्चर बदली ही नहीं थी। मेरी असली माँ ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदली थी। इसका क्या मतलब था? अपनी ही दुनिया में खोया हुआ मैं उत्सुकता से लॉर्ड्स वाली माँ से बात करता रहा। माँ, कल मैं आपको कहाँ ले जाऊँ? चिंता मत करो, कल मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगी। मैंने मैसेज देखा, मेरा दिल खुशी से भर गया। मेरी माँ बहुत प्यारी थी। न सिर्फ वो मुझसे मिलने आ रही थी, बल्कि वह मुझे बाहर भी ले जा रही थी। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि शर्मिंदगी का एक बड़ा तूफान चुपके से आ रहा था। अगले दिन सुबह 10 बजे मेरी माँ ठीक समय पर कंपनी के बाहर पहुंच गई। उन्होंने ऑफिस घूमने की जिद की। घबराते हुए मैंने उन्हें पहली मंजिल का लॉबी एरिया दिखाया। मैं प्रार्थना कर रहा था कि हमारी मुलाकात लिंग कारू से ना हो। जाहिर है, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। जैसे ही हम एलिवेटर के पास पहुंचे, दरवाजा खुला। लिंग कारू और उसकी सेक्रेटरी बाहर निकली। मेरी घबराहट बढ़ गई। किस्मत भी कितनी खराब थी। गुड मॉर्निंग मिस लिन। माँ, ये हमारी सीईओ मिस लिन हैं। मिस लिन, ये मेरी माँ हैं। हेलो मिस लिन, हमारे जू यान का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। अगर ये कोई गलती करे तो थोड़ा सब्र रखिएगा। हाँ हाँ। अरे आंटी, आप बहुत दयालु हैं। जू यान और मैं काफी करीब हैं। हम लगभग रोज बात करते हैं। लिंग कारू ने मेरी माँ से हाथ मिलाया। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। ये लड़का तो घर पर मुझसे मुश्किल से बात करता है। मेरा दिल बैठ गया। मेरी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। कुछ गड़बड़ थी, बहुत बड़ी गड़बड़। हाँ, इसने मुझे कल ही बताया था कि आप आज आ रही हैं। लिंग कारू मुस्कुराती रही और उसने एक बड़ा खुलासा कर दिया। मेरी माँ ने पूरी तरह से उलझन में मुझे देखा। मैंने तो इसे कल ही बताया था कि मैं आ रही हूँ। तुमने इन्हें कैसे बताया बेटा? तुमने मिस लिन को क्या बताया? मैं तो गया काम से। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था, कोई मनगढ़ंत कहानी बनाने की कोशिश कर रहा था। तभी मेरी माँ का फोन बजा। उन्होंने उसे निकाला और देखा, स्क्रीन पर उनकी बिल्ली फुक्कोई वाली नई प्रोफाइल पिक्चर थी। वह लिंग कारू की तरफ मुस्कुराई और बोली, मेरी नई प्रोफाइल पिक्चर देखिए। क्या मेरी बिल्ली क्यूट नहीं है? ये उस पुरानी स्टाइल वाले लॉर्ड्स से बहुत बेहतर है ना? लॉर्ड्स शब्द मेरे कानों के पास बिजली की तरह कड़का। मेरी आंखें बेबसी से मेरी माँ की स्क्रीन पर बनी बिल्ली से धीरे धीरे लिंग कारू के चेहरे की तरफ घूमी। लिंग कारू अपना फोन पकड़े हुए थी। उसकी स्क्रीन जल रही थी। उस पर वह फूल था जिसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता था। वही भड़कीला, चमकीला, सुनहरा सफेद कमल। वही जिससे मैं हर रात अपने दिल का हाल बयां करता था। उस लोटस पिक्चर के नीचे हमारी चैट विंडो थी। सबसे ऊपर वह नाम था जो उसने मेरे लिए सेव किया था, गो गेट हर लिटिल जू। मेरी दुनिया थम गई। फिर मेरी माँ और मेरे सामने लिंग कारू ने ग्रेसफुली अपनी स्क्रीन पर टैप किया। उसने मेरे लोटस प्रोफाइल अकाउंट पर एक वॉइस मैसेज भेजा। उसने कहा, चलो गुड सन, ये बात मेरे मुंह पर फिर से कहकर दिखाओ, मैं तुम्हें कैसी दिखती हूँ निमा। मेरा खेल खत्म हो चुका था। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगले ही पल मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन एक्टिंग की। मेरा शरीर ढीला पड़ गया और मैं सीधा पीछे की तरफ गिर पड़ा। घबराहट की चीखों के बीच मेरे सहकर्मी मुझे उठाकर अंदर ले गए। इन्फर्मरी में मेरी माँ बहुत डर गई थी। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं लिंग कारू का चेहरा देखूं। आधे घंटे तक इन्फर्मरी के बेड पर लेटे रहने के बाद मैं धीरे से उठा और खराब हेल्थ का बहाना बनाया। मैंने रात भर जाकर एक इमोशनल रेजिग्नेशन लेटर लिखा। अगले दिन सुबह होने से पहले मैं चुपके से ऑफिस गया और उसे लिंग कारू के डेस्क पर छोड़ दिया। फिर मैंने अपना फोन बंद किया, वी चैट डिलीट किया और दुनिया की नजरों से गायब हो गया। मुझे इस प्लेनेट पर रहने में बहुत शर्म आ रही थी। मैं बस किसी दूसरे प्लेनेट पर रहना चाहता था जहां वीचैट या महिला सीईओ ना हो। मैं डिलीवरी के खाने पर जिंदा रहते हुए घर पर छुपा रहा। मुझे लगा कि यह सब शांत हो जाएगा। तीसरे दिन मेरे वर्क वीचैट पर अचानक टोन बजी। मेरा हाथ कांपा और फोन लगभग छूट ही गया। वह लिंग कारू थी। उसने मेरा इस्तीफा रिजेक्ट कर दिया था। उसका रीजन ये था कि मेन प्रोजेक्ट का हैंडओवर अधूरा था। बिना अप्रूवल के जाना गैर हाजिरी माना जाएगा और मुझे कंपनी के नुकसान की भरपाई करनी होगी। मेरे आगे फिर से अंधेरा छा गया। फिर उसने एक और मैसेज भेजा। उसकी टोन हमेशा की तरह ठंडी और प्रोफेशनल थी, लेकिन उसके मैसेज ने मेरी आत्मा तक को डरा दिया। डायरेक्टर जू, आपने जिस पाइल्स क्रीम का जिक्र किया था वो कितनी असरदार थी। मेरे एक दोस्त को उसकी जरूरत है। मैं उन शब्दों को घूरता रहा। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। वह मुझे नीचा दिखा रही थी, खुलेआम नीचा दिखा रही थी। मैंने अपना फोन सोफे के दूसरे कोने पर फेंक दिया और आखिरी दम तक गायब रहने का नाटक करने का फैसला किया। लेकिन अगले दिन दोपहर में दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजे के छेद से देखा तो एडमिनिस्ट्रेशन की एक युवा लड़की खड़ी थी। मैंने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। डायरेक्टर जू, ये कंपनी की तरफ से एक एयर पैकेज है। मिस लिन ने खास तौर पर मुझे इसे पहुंचाने के लिए कहा है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोला। फिर मैंने उसके पैरों के पास एक बहुत बड़ा बॉक्स देखा। उस पर 3 बड़े शब्द छपे थे, माइंग गोंग। वह पूरा का पूरा एक आर्टन था। उस लड़की ने बॉक्स को अंदर खिसकाया, फिर मुझे एक बैग थमाया। अंदर एक प्रीमियम डोंट कुशन और गर्म ड्रिप कॉफी थी। बैग में लिंग कारू की जानी पहचानी राइटिंग में लिखा एक कार्ड भी था, आराम करो और ठीक हो जाओ। मैं तुम्हारे वापस लौटने और हैंडओवर पूरा करने का इंतजार करूंगी।
मुझे ऐसा लगा जैसे बिल्ली के पंजे में फंसा कोई चूहा जिसे बार बार तड़पाया जा रहा हो। मैं गुस्से में था, डरा हुआ था और शर्मिंदा था। मैं चुपचाप बैठकर अपनी तबाही का इंतजार नहीं कर सकता था। मैंने लेबर लॉ के बारे में पागलों की तरह रिसर्च करना शुरू कर दिया ताकि कानूनी तौर पर इस्तीफा देने का कोई रास्ता निकाल सकूं, भले ही मेरी बॉस इसे अप्रूव करने से मना कर दे। मैंने जरूरी कानूनों के स्क्रीनशॉट ले लिए और एक वकील का नोटिस तैयार करने की प्लानिंग करने लगा। तभी लिंकारू ने एक और मैसेज भेजा, जैसे उसे ठीक ठीक पता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के क्रिमिनल लॉ का आर्टिकल 246 ये कहता है कि अगर कोई इंसान सबके सामने किसी का अपमान करने या झूठी बातें फैलाकर किसी की बदनामी करने की कोशिश करता है और अगर मामला गंभीर हो तो उसे 3 साल तक की जेल, पुलिस हिरासत या उसके राजनीतिक अधिकार छीने जा सकते हैं। वकील का नोटिस लिखने से पहले ही मेरा प्लान बनने से पहले ही खत्म हो गया। मेरा दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया। मैंने एक हफ्ता घर पर बीमार होने का और गायब रहने का नाटक करते हुए बिताया। वह हफ्ता किसी नरक जैसा था। हर दिन मुझे डर लगता था कि लिंकारू किसी भी पल मेरा दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएगी। 7वीं रात मेरा डर सच में बदल गया। दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजे के छेद से देखा और मेरी सांसें थम गईं। लिंकारू बाहर खड़ी थी। उसने कैजुअल कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे पर रोज वाला सख्त मिजाज नहीं था, फिर भी उसकी मौजूदगी बहुत डरावनी थी। मैंने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। मैंने दांव लगाया कि एक सीईओ होने के नाते वह मेरे घर के बाहर तमाशा नहीं करेगी, लेकिन मेरा दांव गलत निकला। लिंकारू आराम से बाहर दीवार से टिकर खड़ी हो गई और उसने अपना फोन निकाला। फिर उसने अपनी ठंडी और खूबसूरत आवाज में जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। माँ, उस बूढ़ी चुड़ैल ने आज फिर मुझे इमोशनली परेशान किया। क्या उसे लगता है कि मैं लोहे का बना हूँ? खून मेरे दिमाग में खौलने लगा। माँ, ये सुनो, लिंकारू ने आज जो पैंट पहनी थी उसमें उसकी टांगें बहुत छोटी लग रही थी, बिल्कुल किसी कॉर्गी कुत्ते जैसी। मैं दरवाजे की तरफ भागा। मेरा हाथ दरवाजे के हैंडल पर जम गया। मुझे लगता है कि मेरी पाइल्स की परेशानी बढ़ती जा रही है। मुझे क्या करना चाहिए? पढ़ना बंद करो। शर्मिंदगी में मैंने झटके से दरवाजा खोला। आखिरकार बाहर आने को तैयार हो गया। मैंने बहुत गुस्से वाले चेहरे के साथ उसे अंदर आने दिया। ये मेरी जिंदगी का सबसे अजीब पल था। हम लिविंग रूम के सोफे पर बैठे सन्नाटे में एक दूसरे को घूरते रहे। सन्नाटा इतना बेतुका था कि आप उस माहौल में घबराहट महसूस कर सकते थे। आखिरकार लिंकारू पहले बोली। उसने अपने बैग से मेरा इस्तीफा निकाला और उसे मेरे सामने खिसका दिया। रिजेक्टेड। मिस लिन, आप मुझसे क्या चाहती हैं? क्या आप मुझे शांति से जीने दे सकती हैं? लिंकारू ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों से मजाक उड़ने वाला भाव गायब था। इसके बजाय वह बहुत सीरियस दिख रही थी। जुयान, मैंने तुम्हारी किसी भी शिकायत का कभी बुरा नहीं माना। मिसाल के तौर पर, तुमने कहा था कि मुझे ऑफिस के वे पुराने पर्दे बदल देने चाहिए। मुझे लगा कि वे एक अच्छा आइडिया था। मैंने पिछले हफ्ते ही उन्हें बदलवा दिया। और तुमने कहा था कि ब्रेक रूम की कॉफी मशीन को अपग्रेड करने की जरूरत है। मैंने मैनेजमेंट से एक नई मशीन खरीदने को कह दिया। उन बेतुकी बातों को किनारे रखें तो जो भी बातें तुम अपनी माँ को भेजते थे, हमारे प्रोजेक्ट्स पर तुम्हारी राय, अपनी टीम के लिए तुम्हारा बचाव करना, कंपनी के आने वाले कल के बारे में तुम्हारी सोच, मैंने वह सब देखा है। वही तुम्हारा असली रूप है। हर दिन खुद को काम में जबरदस्ती घसीटने और कोई दबदबे वाला सीईओ बनने का नाटक करने वाले रूप के मुकाबले तुम्हारा असली रूप कहीं ज्यादा प्यारा है। मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिन भावनाओं और सोच को मैंने कचरा मानकर इतनी लापरवाही से निकाल फेंका था, उन्हें उसके द्वारा इतनी गंभीरता से लिया जाएगा। मुझे हमेशा लगता था कि वह सिर्फ एक ऐसे बेवकूफ को देखती है जो उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करता है। क्या? तो काम पर वापस आ जाओ। मैंने अपना मुंह खोला लेकिन शर्म के मारे बोल ही नहीं पाया। हाँ, वरना मैं वो बात जिसमें तुमने कहा था कि मैं अपने एक्स हस्बैंड के जनाजे में आई विधवा जैसी लग रही हूँ, उस बात का एक वीडियो बनाकर कंपनी के एनुअल फंक्शन में सबके सामने बार बार प्ले करवा दूंगी। आप जीत गई। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरा दिल अजीब सी फीलिंग्स से भर गया। आखिरकार मैं सोफे पर पीछे की तरफ झुक गया और मान गया। मैं वापस काम पर चला गया। वापसी के पहले दिन मुझे लगा जैसे कंपनी में हर कोई मुझे ऐसे देख रहा हो जैसे मैं कोई अजीब जानवर हूँ। खासकर मेरे डिपार्टमेंट के सहकर्मी। उनकी आंखों में हमदर्दी भरी हुई थी, जैसे कह रहे हो, भाई क्या तुम ठीक हो? भाई तुम अभी भी जिंदा हो? मेरी दबदबे वाली पर्सनालिटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। लिंकारू अभी भी मेरे साथ उतनी ही सख्त थी जितनी पहले थी। अगर मेरा प्रपोजल खराब होता तो वो मीटिंग्स में अभी भी मुझे डांटती थी। अगर मैं अपने काम के टारगेट पूरे नहीं कर पाता तो वह अभी भी मेरी सैलरी काट लेती थी। लेकिन कुछ चीजें चुपचाप बदल रही थीं। एक हफ्ते की मीटिंग में मैंने लगातार कई बार उबासी ली। बाद में लिंकारू ने मुझे रोक लिया। मुझे लगा कि वह मेरे काम करने के तरीके पर फिर से चिल्लाने वाली है। डायरेक्टर जू, अपना ध्यान रखो। तुम कल रात फिर देर तक गेम खेल रहे थे। माँ ने तुम्हारे गेम खेलने के बारे में पहले ही बता दिया है।
मेरा चेहरा लाल हो गया। 2 रात पहले ही मैंने उससे शिकायत की थी कि मैं अपने खरीदे हुए नए गेम में अटका हुआ हूँ। एक और बार जब मौसम ठंडा हो गया तो मुझे हल्का सा जुकाम हो गया और मैं दिन भर ऑफिस में परेशान होता रहा। उस दोपहर उसकी सेक्रेटरी लिली मेरे लिए दवाई और अदरक की चाय का 1 कप लेकर आई। काम जरूरी है लेकिन आपकी हेल्थ ज्यादा मायने रखती है। धीरे धीरे कंपनी में कुछ अजीब अफवाहें फैलने लगी। क्या तुमने सुना? डायरेक्टर जू शायद मिस लिन के दूर के रिश्तेदार हैं। बिल्कुल नहीं। मैंने सुना है कि डायरेक्टर जू मिस लिन के बहुत सालों पहले खोए हुए छोटे भाई हैं। तुम सब गलत हो। शर्त लगा लो उसने उन्हें बचपन में गोद लिया था ताकि बड़े होकर उनसे शादी कर सके। ये सब सुनते ही मेरे होंठ फड़कने लगे लेकिन मैं मना भी नहीं कर सकता था। लिंकारू और मेरे बीच सच में एक ऐसा रिश्ता बन चुका था जो सिर्फ हम दोनों समझते थे। एक बार वह बदकिस्मत झाओ रुई कानूनी पचड़ों से छूटने के बाद डिमोट होकर वापस आया। फिर भी उसने मेरे प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मीटिंग में इससे पहले कि मैं उसकी बात का जवाब देता उसने तंज कसते हुए मेरे डाटा पर सवाल उठाया। टेबल के हेड पर बैठी लिंकारू ने उसकी तरफ एक नजर डाली। सुपरवाइजर झाओ, अगर आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं है तो आप ये प्रोजेक्ट छोड़ सकते हैं। ये कंपनी बेवकूफों को नहीं रखती। झाओ रुई का मुंह तुरंत बंद हो गया। उसका चेहरा गहरा लाल पड़ गया। जब मैंने उस पल में लिंकारू को देखा तो मेरा दिल जोर से धड़का। मुझे एहसास हुआ कि जिस तरह से मैं उसे देख रहा था वह धीरे धीरे बदल रहा था। जब वह अपना सख्त रूप छोड़ देती थी तो वह सच में बहुत खूबसूरत लगती थी। जब वह कोई स्वादिष्ट मिठाई खाती थी तो उसके होठों के कोने चुपके से मुस्कुरा उठते थे। जब वह पूरी तरह से थक जाती थी तो वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक जाती थी और अपना थका हुआ रूप दिखाती थी। वह अब कोई सख्त बॉस नहीं थी बल्कि एक जीती जागती इंसान थी। मेरा दिल उलझन में था। उस शाम मैंने फिर से लॉर्ड्स प्रोफाइल वाली चैट खोली। मैंने मैसेज लिखने, मिटाने और सुधारने में बहुत समय बिताया। आखिरकार मैंने उसे एक मैसेज भेजा। इस बार मैंने उसे माँ नहीं कहा। मैंने साफ साफ मिस लिन टाइप किया। उसने जल्दी से जवाब दिया। हाँ, मैंने अपनी बात कहने के लिए एक जगह चुनी। नदी के नज़ारे वाला एक शानदार रेस्टोरेंट। मैं बुक किए गए फूलों और टेबल को चेक करने के लिए जल्दी पहुंच गया। मेरी हथेलियां घबराहट से पसीने से भीग रही थीं। इस दिन के लिए मैंने शीशे के सामने 800 बार अपनी बात बोलने की प्रैक्टिस की थी। हमारी पहली मुलाकात से लेकर उस समय तक जब उसने मुझे बिना रहम के डांटा था और उसके बाद की तमाम अजीब गलत फहमियों तक मैंने अपनी बात बहुत अच्छे से तैयार की थी। मुझे यकीन था कि यह उसके दिल को छू जाएगी। ठीक 7 बजे लिंकारू पहुंची। उसने अभी भी प्रोफेशनल कपड़े पहने हुए थे लेकिन अपना जैकेट उतार दिया था जिससे उसने सिर्फ एक सिंपल वाइट शर्ट पहनी हुई थी। मेरे सामने गुलाब के फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता देखकर, डायरेक्टर छू, तुमने तो सच में बहुत तैयारी की है। उसकी इस बात ने मुझे और भी ज्यादा नर्वस कर दिया। मेरी जबान लड़खड़ा गई। वेटर्स खाना परोसने लगे। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। मैं बस अपना सिर झुकाकर खाना ठूंसने में लग गया ताकि अपनी शर्मिंदगी को खाने के पीछे छुपा सकूं। लिंकारू ने भी कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप मुझे देखती रही। उसकी नजरें मुझे ऐसी लग रही थीं जैसे किसी बंदर की जांच की जा रही हो। नहीं, ऐसा अब और नहीं चल सकता था। मैंने अपना कांटा और छुरी नीचे रखे एक गहरी सांस ली और अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर खड़ा हो गया। मैंने उसकी तरफ देखा और जो बातें मैंने 800 बार रिहर्स की थीं वे पल भर में मेरे दिमाग से गायब हो गईं। माँ, नहीं मिस लिन, मैं आपको पसंद करता हूँ। जैसे ही ये मेरे मुंह से निकला मेरा मन किया कि मैं वहीं मर जाऊं। ऐसे वक्त में मेरी जबान को क्या फिसलना था। आस पास की टेबलों पर बैठे लोग हमारी तरफ हैरानी से देखने लगे। मैं इतना शर्मिंदा हो गया कि मेरा मन किया कि टेबल के नीचे छुप जाऊं। लिंकारू पहले तो बिल्कुल शांत रह गई, फिर वह अपनी हंसी रोक नहीं पाई और जोर जोर से हंसने लगी। ओ हा हा हा। वह हंसी से लोटपोट हो गई। उसकी आंखों के कोनों में आंसू आ गए। उसकी वह रोज वाली ठंडी टोन का अब नामो निशान नहीं था। यह पहली बार था जब मैंने उसे इतने खुले दिल से हंसते देखा था। मैं उसकी मुस्कुराती हुई आंखों को देखता ही रह गया, पूरी तरह से खो गया। थोड़ी देर हंसने के बाद लिंकारू आखिरकार रुकी। उसने नैपकिन से अपनी आंखों के कोने पोंछे। उसकी आंखें मुझे देखते हुए चमक रही थीं। माँ भी तुम्हें पसंद करती है। मेरा दिमाग पूरी तरह से सन्न रह गया। उसने क्या कहा? उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और टेबल पर रखे मेरे हाथ को थाम लिया, जो घबराहट की वजह से थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ था। लेकिन सबके सामने गलती से मुझे फिर कभी ये मत बुलाना। उसका हाथ गर्म था। उस पल में बाहर नदी का चमकता हुआ नजारा और रेस्टोरेंट का धीमा म्यूजिक, सब कुछ पीछे छूट गया। मेरी दुनिया में सिर्फ उसकी मुस्कुराती आंखें और ये शब्द थे, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। हम ऑफिशियली एक दूसरे के साथ आ गए। अगले दिन मेरी माँ ने मुझे एक मैसेज भेजा। उन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर वापस उसी लोट्स वाली फोटो में बदल ली थी। बेटा, पिछली बार तुम्हारी कंपनी में जो मिस लिन मिली थी वह सच में बहुत बढ़िया इंसान है। वो खूबसूरत भी हैं और काबिल भी। तुम्हें इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए।
मैं जवाब टाइप करने ही वाला था कि मेरे पास खड़ी लिंग कारू फ्रेश होकर बाहर आई। उसने मेरी वाइट शर्ट पहनी हुई थी और टॉवल से अपने बाल सुखा रही थी। उसने मेरी फोन स्क्रीन देखी और पास आ गई। फिर उसने कैजुअली मेरा फोन लिया, जल्दी से एक लाइन टाइप की और सेंड बटन दबा दिया। उसके बाद उसने मेरी तरफ देखकर अपनी आईब्रो उठाई, जैसे वह खुद से बेहद खुश हो। लिंग कारू के साथ मेरा रिलेशनशिप ऑफिस में अचानक बहुत तेजी से सबके सामने आ गया। इसकी शुरुआत अगली सुबह हुई। हम दोनों एक ही कार में आए और एक के बाद एक कंपनी में घुसे। फिर कुछ तेज नजर वाले सहकर्मियों ने मिस लिन की गर्दन पर एक निशान नोटिस कर लिया और उस दिन डायरेक्टर की टाई का कलर मिस लिन की कल वाली ड्रेस से मैच कर रहा था। अफवाहें पल भर में पूरी कंपनी में फैल गईं। जब झाओ रुई ने ब्रेक रूम में यह न्यूज बस सुनी तो वो अपने हाथ में कॉफी का कप भी मुश्किल से संभाल पाया। वो वहीं स्तब्ध रह गया। उसके बाद से वो जब भी मुझे देखता अपना रास्ता बदल लेता। मेरा दबदबे वाला सीईओ पर्सनालिटी आखिरकार अपने असली रूप में पहुंच चुका था। सीईओ का पार्टनर और कंपनी का खास आदमी। जब भी मेरे सहकर्मी अब मुझे देखते थे तो उनके चेहरों पर ऐसे मुस्कुराते हुए भाव होते थे जैसे वे हमारी जोड़ी के पक्के वाले फैन हों। काम पर लिंग कारू अभी भी वही हाई स्कूल सीईओ थी जिसकी बात ही आखिरी फैसला होती थी। लेकिन जब भी हम अकेले होते तो वो मेरे शर्मनाक पलों को याद दिलाकर मुझे चिढ़ाना बहुत पसंद करती थी। गुडसन, तुम आज मीटिंग में फिर से ख्यालों में खोए हुए थे। क्या तुम किसी ऐसे नए गेम के बारे में सोच रहे थे जो तुमसे अब तक पूरा नहीं हुआ है? डायरेक्टर जू, आपके कुशन को धुलवाने की जरूरत है। उस पर तो मैल की पूरी परत जम चुकी है। हर बार वो मुझे पूरी तरह से निशब्द कर देती थी, फिर भी मुझे उसका एक एक पल बहुत पसंद आता था। हम एक दूसरे को चिढ़ाते हुए अपनी इस मीठी जिंदगी में पूरी तरह सेटल हो चुके थे। उस शाम हम दोनों में से किसी को भी देर तक काम नहीं करना पड़ा। हम मूवी देखने के लिए सोफे पर आराम से बैठ गए। लिंग कारू मेरे कंधे पर सिर रखकर सो गई थी। जब मैंने उसके शांत सोते हुए चेहरे को देखा तो मेरे दिल में एक बेहिसाब खुशी भर गई। मैंने अपना फोन निकाला। उसे एक प्यार भरा मैसेज भेजना चाहता था। बहुत ध्यान से मैंने एक लंबा सा रोमांटिक मैसेज टाइप किया। बेबी, तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। मैं पहले सोचता था कि तुम बिना इमोशंस वाली काम की मशीन हो, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि तुम दुनिया की सबसे प्यारी इंसान हो। आई लव यू, लिंग कारू। मैंने इसे कई बार पढ़ा, फिर संतुष्ट होकर सिर हिलाया और भेजने के लिए तैयार हो गया। तभी सोई हुई लिंग कारू की कोहनी हिली और गलती से मेरे फोन से टकरा गई। मैसेज सेंड हो गया। मैंने अभी राहत की सांस ली ही थी और फोन नीचे रखने वाला था कि अगले ही पल वह पागलों की तरह वाइब्रेट होने लगा। एक ऐसा ग्रुप चैट जिसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था स्क्रीन पर फ्लैश होने लगा और हर सेकंड 99 से ज्यादा नए मैसेजेस के साथ लगातार स्क्रॉल हो रहा था। गॉट ईयर प्रोजेक्ट कोर ग्रुप 28। मैं उस ग्रुप के नाम को घूरता रहा, फिर उस मैसेज को देखा जो मैंने अभी अभी भेजा था। मेरा 100 शब्दों का प्यार भरा इकरारनामा। मेरा खून पल भर में जम गया। मैंने गलती से इसे कंपनी के ग्रुप चैट में भेज दिया था। पूरे 3 सेकंड के लिए ग्रुप चैट में सन्नाटा छा गया। फिर उसमें एक धमाका सा हुआ। मैं खौफ में अपने फोन को घूरता रहा। उसे डिलीट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन टाइम लिमिट खत्म हो चुकी थी। जैसे ही मैं अपने फोन को टॉयलेट में फेंकने ही वाला था, मेरे पास सोई हुई लिंग कारू इस शोर शराबे से जाग गई। उसने अपनी आंखें मली और सुस्ती में पूछा, क्या हुआ? उसने मेरे फोन की स्क्रीन देखी और मैसेजेस की उस शानदार बाढ़ को देखा। उस साफ साफ दिखने वाले इकरारनामे के साथ वो एक पल के लिए शांत हो गई। फिर मेरे चेहरे पर छाए हुए खौफ को देकर उसने आराम से ग्रुप चैट में 2 शब्द टाइप किए और मुझे टैग कर दिया, गुड बॉय, गॉट इट। सबके सामने होने वाली मेरी शर्मिंदगी का सिलसिला कभी खत्म नहीं होने वाला था। लेकिन इस बार जब मैंने उसकी आंखों में और उसके होठों पर वह मुस्कान देखी तो मुझे अचानक लगा कि शायद ये उतना बुरा भी नहीं था। और हाँ गाइस, यहीं से वीडियो एंड होती है क्योंकि इसके आगे और स्टोरी नहीं है। अगर इसके आगे स्टोरी होगा तो मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी नहीं है। लेकिन वीडियो को हाइप करते हुए जाना, इससे वीडियो का रिच पड़ता है, तो कर देना हाइप।